तो क्या होता है जब एक जरूरी नियम ही किसी के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाए? जरा सोचिए। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने वाले हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई सबके लिए एक जैसा नियम क्या हमेशा सही होता है। तो कहानी शुरू होती है जून 2015 से। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती होती है, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही मार्च 2017 में वो अपना पहला कंफर्मेशन टेस्ट पास नहीं कर पाते। अच्छा, उन्हें एक और मौका मिलता है जनवरी 2018 में, लेकिन नतीजा वही रहता है और आखिरकार मई 2018 में उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। बस इसी एक फैसले ने एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को जन्म दे दिया। और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना ही हमेशा निष्पक्षता है, या कभी-कभी यही बराबरी का बर्ताव सबसे बड़ा अन्याय बन जाता है? तो इस कहानी के केंद्र में है मुन्ना लाल यादव, एक बैंक अधिकारी जो 100% दृष्टिहीन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर थे। हुआ ये कि जब वो बैंक की एक अनिवार्य कन्फर्मेशन परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और बस इसी घटना ने इस पूरे मामले को जन्म दिया। तो अब आते हैं मामले की जड़ पर, निष्पक्षता की परीक्षा। सवाल ये उठता है कि बैंक का ये कन्फर्मेशन टेस्ट, क्या ये सच में काबिलियत परखने का एक सही तरीका था, या फिर कुछ लोगों के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसे पार करना नामुमकिन था? अब देखिए, इस टेस्ट को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ थे याचिकाकर्ता यानी श्री यादव, जिनका कहना था कि भाई ये टेस्ट तो एक भेदभावपूर्ण बाधा है, ये वास्तविक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ बैंक का अपना तर्क था। उनका कहना था कि ये तो भर्ती के बाद का एक जरूरी स्टैंडर्ड है, जिससे ये पक्का हो कि हर ऑफिसर अपनी नौकरी के लिए पूरी तरह से फिट है। तो सवाल ये है कि श्री यादव ने इस नियम को चुनौती कैसे दी? देखिए, उनका केस सिर्फ एक टेस्ट पास या फेल होने से कहीं ज्यादा गहरा था। ये केस समानता के असली परिभाषा पर आधारित था। तो उनके तर्क का जो सबसे बड़ा आधार था वो था RPWD एक्ट 2016, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये एक लैंडमार्क कानून है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो साफ साफ कहता है कि नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता और उन्हें उचित समायोजन, या जिसे अंग्रेजी में रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं, वो देना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने अप्रत्यक्ष भेदभाव यानी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई नियम या पॉलिसी जो देखने में तो सबके लिए एक जैसी लगती है, बिल्कुल न्यूट्रल, लेकिन असल में वो किसी खास ग्रुप के लोगों पर बहुत बुरा असर डालती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट था उचित समायोजन यानी रीजनेबल अकोमोडेशन। देखिए, कानून के हिसाब से इसका मतलब है कि दिव्यांग कर्मचारियों को काम करने में मदद के लिए जरूरी बदलाव या सहायता दी जानी चाहिए। हाँ, एक शर्त है कि इससे कंपनी पर कोई बहुत बड़ा अनुचित बोझ न पड़ी। तो कुल मिलाकर श्री यादव ने अदालत में क्या दलीलें दी, चलिए देखते हैं। पहली, उन्होंने कहा कि ये टेस्ट तो असमान लोगों के साथ समान व्यवहार कर रहा है, जो अपने आप में एक अन्याय है। दूसरी, उनका तर्क था कि बैंक ने जो मदद दी वो असल में उचित थी ही नहीं। तीसरा, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि दिव्यांगों के लिए जो 4% का आरक्षण है वो सिर्फ भर्ती तक ही क्यों, कन्फर्मेशन में क्यों नहीं? और आखिर में उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी से निकालना उनके आजीविका के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। अच्छा, तो ये तो हुई याचिकाकर्ता की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिए? देखिए, बैंक का सबसे बुनियादी तर्क ये था कि कन्फर्मेशन कोई अधिकार नहीं है, ये तो बस ये जांचने का एक तरीका है कि उम्मीदवार उस नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ये पूरी प्रक्रिया भर्ती खत्म होने के बाद होती है, इसलिए भर्ती वाले नियम यहाँ लागू नहीं होते। बैंक ने ये भी बताया कि उन्होंने दिव्यांग उम्मीदवारों को पहले से ही रियायत दी थी। कैसे? देखिए, जहां सामान्य उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स थे 50%, वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए इसे 5% कम करके 45% कर दिया गया था। अपने बचाव में बैंक ने उन सभी सुविधाओं को भी गिनाया जो उन्होंने दी थी। क्या क्या था इसमें? एक तो कम पासिंग मार्क्स, मतलब 45%। दूसरा, टेस्ट पास करने के लिए 2 मौके दिए गए। तीसरा,
लिखने में मदद के लिए एक स्क्राइब यानी एक लेखक की सुविधा दी गई। और हाँ, परीक्षा पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था। तो संक्षेप में कहें तो बैंक का मेन डिफेंस ये था कि भाई हमने तो काफी सपोर्ट दिया था, और भर्ती के लिए जो आरक्षण के नियम हैं वो नौकरी मिलने के बाद होने वाले कंफर्मेशन टेस्ट पर लागू ही नहीं होते। बात खत्म। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही नुआंस्ड, मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने इन तर्कों को कैसे तौला और क्या फैसला दिया। अदालत के फैसले का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था RPWD एक्ट को लेकर उनकी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये कानून अब एक सुपर कानून का दर्जा रखता है। मतलब इसकी ताकत लगभग संविधान जैसी है। इससे ये साफ हो गया कि अदालत इस कानून को किसी भी सामान्य नियम से कहीं ऊपर मान रही थी। अदालत ने अपने फैसले में एक बहुत अच्छा संतुलन बनाया। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, कोर्ट ने माना कि टेस्ट लेना वैध है, मतलब बैंक कन्फर्मेशन टेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी साफ किया कि कन्फर्मेशन में आरक्षण लागू नहीं होता। लेकिन, और ये सबसे जरूरी था, तीसरा, कोर्ट ने कहा कि जो भी समायोजन या अकोमोडेशन दिया जाए वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि सच में सार्थक होना चाहिए, मतलब उसकी भावना को समझना जरूरी है। और इसी आधार पर चौथा स्टेप आया। उन्होंने बैंक को निर्देश दिया कि वे फिर से विचार करें कि क्या पासिंग मार्क्स में और ज्यादा छूट देना संभव है। तो इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, कोर्ट ने श्री यादव की नौकरी से बर्खास्तगी को रद्द तो नहीं किया, लेकिन साथ ही बैंक के एक्शन को पूरी तरह से सही भी नहीं ठहराया। ये एक तरह से बीच का रास्ता था जिसने दोनों पक्षों को आगे की दिशा दिखाई। कोर्ट का जो अंतिम निर्देश था वो बहुत साफ था। SBI को 4 हफ्तों के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स पर फिर से विचार करने को कहा गया। अब बड़ा सवाल ये था, क्या वो अपने कामकाज को नुकसान पहुंचाए बिना नियमों में और ढील दे सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो श्री यादव को नई शर्तों के साथ परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा, और अगर जवाब नहीं है तो बैंक को इसके ठोस कारण बताने होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर फिर से जोर दिया, और ये लाइन इस पूरे फैसले की आत्मा है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी यानी बैंक RPWD एक्ट के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकते, या जो अधिकार ये कानून दिव्यांग व्यक्तियों को देता है उसे छीन नहीं सकते। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई भी संस्था, चाहे वो बैंक हो या कोई और कंपनी, वो ऐसे स्टैंडर्ड्स कैसे बना सकती है जो हाई क्वालिटी भी हों और साथ ही सही मायने में समावेशी भी? मतलब ऐसे नियम जो हर किसी को साथ लेकर चलें, उनकी क्षमताओं या चुनौतियों के बावजूद। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हर संस्था को सोचना ही चाहिए।